इतने तुम कितने ज्यादा रेयर हो। सबसे पहले स्विमिंग, अगर तुम्हें तैरना आता है तो तुम दुनिया के केवल 45% लोगों में आते हो। अब अगर तुम्हारी उम्र 20 साल से कम है तो तुम सिर्फ 33% लोगों में आते हो। और अगर तुमने कुत्ता पाल रखा है तो भी तुम रेयर हो, क्योंकि दुनिया के केवल 33% घरों में पेट डॉग है। मैंने भी एक कुत्ता पाल रखा है, वही मेरा दोस्त, एक नंबर का वहाँ कुत्ता इंसान। केयर छोड़ो, अगर तुम अपने अंगूठे को ऐसे मोड़ सकते हो तो तुम दुनिया के सिर्फ 25% लोगों में आते हो। इसे हिचकर स्तंभ बोलते हैं। जिंदगी में अगर एक बार भी एरोप्लेन में बैठे हो तो 20% लोगों में आते हो। अगर तुम अपना सारा काम सारा लेफ्ट हैंड से करते हो, मतलब लेफ्ट हैंडेड हो, तो तुम दुनिया के केवल 9 से 10% लोगों में आते हो। अगर तुम कतई खंबे हो, मतलब 6 फीट से ज्यादा लंबे हो, तो सिर्फ 1% लोगों में आते हो। और अगर तुम 29 फरवरी के दिन दुनिया में टपके हो तो केवल 0.06% लोगों में आते हो। और ये रहे बाकी सारे। दुनिया में सिर्फ तुम एक अकेले इंसान बचे हो तो क्या होगा? भाई साहब, पूरी दुनिया का पैसा, गाड़ी, बंगले सब तुम्हारे। तुम जो खाना चाहो, जितना खाना चाहो खा सकते हो, कहीं से भी कुछ भी उठा सकते हो, क्योंकि सब तुम्हारा है। खुशी तो देखो मुन्ना की, पर रुको जरा। जैसे दुनिया के सारे इंसान गायब हो जाएंगे तुम्हें छोड़ के, जितने भी प्लेन वगैरह उड़ रहे होंगे क्रैश होने लगेंगे और उनकी वजह से जगह जगह आग लग जाएगी। लगभग 1 हफ्ते तक बिजली आती रहेगी, उसके बाद सब जगह अंधेरा। कुछ हफ्तों में जितनी भी फैक्ट्रीज और न्यूक्लियर पावर प्लांट्स हैं, वो बिना इंसानों की देख रेख के बंद होने लगेंगे और ब्लास्ट होने लगेंगे। उनके आसपास सब जगह जहरीली गैसेस और केमिकल्स फैल जाएंगे। तो तुम्हें शहर से काफी दूर जाना होगा। ये अच्छी बात है कि तुम्हें कपड़ों की और रहने की जगह की कभी कमी नहीं पड़ेगी, पर काफी सारा खाना खराब हो चुका होगा। तो तुम या तो शिकार करो या पैकेट फूड खाओ जब तक वो एक्सपायर नहीं हो जाता। और काफी सारी पानी की बोतल्स अपने साथ रखो। धरती के आसपास जितनी भी सैटेलाइट्स उड़ रही है वो सारी क्रैश होने लगेंगी। शहर धीरे धीरे जंगल में बदलने लगेगा और तुम्हें जंगली जानवरों से भी बच के रहना होगा। कोई पानी को कंट्रोल करने वाला नहीं होगा, तो बाढ़ भी आ सकती है। जब भी हम किसी से मिलते हैं तो हाथ क्यों मिलाते हैं? मतलब कुछ और भी तो मिला सकते हैं। बेचारी टांग ने क्या बिगाड़ा, टांग मिला लो। देखो, वैसे तो हाथ मिलाना एक ग्रीटिंग जेस्चर है। हाथ मिला के हम सामने वाले को सम्मान देते हैं, उनका विश्वास जीतते हैं। हाँ, वो बात अलग है तुम हाथ मिला के हड्डियां दबा लो। हाँ, सब पता है मेरे को। पर अगर हम हाथ मिलाने की हिस्ट्री को देखें तो धरती पे एक समय ऐसा था जब हर एक इंसान दूसरे इंसान को मारना चाहता था। जगह जगह अलग अलग युद्ध और लड़ाइयाँ चल रही थी। अब इस समय एक इंसान का दूसरे इंसान पर विश्वास करना काफी मुश्किल था, तो एक तरीका निकाला गया। जब भी कोई इंसान दूसरे इंसान से मिलता तो वो अपना हाथ आगे कर देता हाथ मिलाने के लिए, और हाथ आगे करके वो ये बताता कि मेरे पास कोई हथियार नहीं है। ये एक तरीके से सेफ्टी चेक था कि मेरे हाथ खाली है और मैं तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। इस तरह वो सामने वाले का विश्वास जीत लेता। इसीलिए हम ज्यादातर राइट हैंड मिलाते हैं, क्योंकि राइट हैंड से अधिकतर हथियार चलाए जाते थे। लिखने के बाद तुम बोलोगे कि है ऊपर वाले, ऐसी किस्मत मुझे भी दे दे प्लीज, क्योंकि इनसे मिलो। यह है फ्रेंड सेलेक्ट। ये भाई साहब 1962 में एक ट्रेन में जा रहे थे, तभी उस ट्रेन का एक्सीडेंट हो जाता है और पूरी ट्रेन एक बर्फ से जमी हुई नदी में गिर जाती है। उस ट्रेन में मौजूद अधिकतर सभी लोग टपक जाते हैं, पर ये बच जाते हैं। आज के बाद कभी ट्रेन में नहीं बैठूंगा। उसके बाद एक बार जब ये प्लेन में थे तो प्लेन भी क्रैश हो जाता है और ये आराम से सूखी घास के ढेर पर लैंडिंग करते हैं। बाकी सब टपक जाते हैं, पर ये बच जाते हैं। आज के बाद प्लेन में भी नहीं बैठूंगा। फिर इन्होंने सोचा मैं खुद की कार से जाऊंगा, अब जहाँ पे भी जाऊंगा। तो एक बार कार में चलते चलते आग लग गई। इन्हें चलती कार से कूदना पड़ा, कार ब्लास्ट हो गई, पर ये बच गए। आज के बाद कार में भी नहीं बैठूंगा। और एक बार तो सिर्फ ही पैदल चल रहे थे तो एकदम से बस ने ठोक दिया। इतनी जोर से ठोका कि आसपास वालों को लगा कि टपक गए भाई साहब, पर ये तब भी बच गए। आज के बाद पैदल भी नहीं चलूंगा मम्मी। ऐसे ही टोटल 7 बार मौत को चकमा देने के बाद इन्हें लगा कि शायद मैं लकी हूँ, क्यों ना लॉटरी की टिकट खरीद लूं। और लग गई, पहली बारी में लग गई, वो भी लगभग $1 मिलियन की। इसीलिए इन्हें दुनिया का सबसे लकीएस्ट पर्सन कहा जाता है। में हमारी नाक जाम क्यों हो जाती है, और मतलब इतने खतरनाक तरीके से होती है भाई साहब, मुंह से सांस लेनी पड़ती है। ये काम है भी नहीं इसका। तो देखो, होता क्या है कि ठंडी में जब ठंडी ठंडी हवा चलती है तो वो हमारी इम्यूनिटी को कमजोर कर देती है। खास करके नाक वाले इम्यूनिटी सेल्स को तो मार ही देती है ये ठंडी हवा। तो अब हमारी सुरक्षा करने वाले सेल्स तो मर गए। तो जैसे ही हम सांस लेंगे 2-4 नमूने वायरस हमारे शरीर के अंदर चले जाएंगे और हमें थोड़ा सा बीमार कर देंगे। पर वो तो चलो ठीक है, बीमार तो हम होते ही रहते हैं। बात यह है कि हमारी नाक में स्पेशल टाइप की नसें होती है, जिनमें अगर थोड़ा सा इरिटेशन हो जाए, थोड़ा सा इन्फेक्शन भी हो जाए तो वो सूज जाती है। तो आधी नाक तो वैसे ही जाम, क्योंकि वायरस ने इरिटेशन कर दिया। अब नाक क्या करेगी कि थोड़ा सा क्या बहुत सारा घी निकालने लग जाएगी, ताकि अगली बार वायरस अंदर जा ही ना पाए, वहीं फंस के मर जाए साला।
तो भैया जो नाक पहले आधी जाम थी अब वो पूरी जाम हो चुकी है। मुबारक हो, नाक जाम हुई। गाड़ी में ट्रेवल करते वक्त उल्टी जैसा मन क्यों होता है? मतलब पहले तो न्योरा था, गाड़ी में बैठने के बाद ही हुआ है। हाँ, तुम्हारी गाड़ी में दिक्कत है, हट। तो देखो ऐसा नहीं है, होता क्या है कि जब भी हम गाड़ी में बैठते हैं और गाड़ी चल रही होती है तो आंखें जब कार के अंदर देखती हैं तो उसको तो लगता है कि भैया गाड़ी तो एक जगह रुकी हुई है, पर कान को ऐसा नहीं लगता। क्यों? क्योंकि कान की गुफा के अंदर कान बहुत अंदर एक लिक्विड होता है जो मोशन के हिसाब से इधर उधर होता है। तो अब गाड़ी चल रही है तो वो लिक्विड भी मोशन के हिसाब से इधर उधर होगा। अब ये आंखों का और कानों का सिग्नल दिमाग के पास जाता है। आंखें बोलती है गाड़ी नहीं चल रही है, कान बोलते हैं गाड़ी चल रही है। अरे हम कह रहे हैं नहीं चल रही है, अरे हम कह रहे हैं चल रही है, तुम बात नहीं मानोगे हमारी। कह दिया जब नहीं चल रही है तो नहीं चल रही है, अरे चल रही है भाई। तो अलग अलग सिग्नल आने की वजह से दिमाग को ऐसा लगता है कि शायद शरीर में कुछ ऐसी टॉक्सिक या पॉइजनस चीज चली गई जिसकी वजह से ये सब हो रहा है। तो उसको बाहर निकालने के लिए दिमाग उल्टी करवा देता है। कितनी चीजें तुम्हें ऊपर पहुंचाने के लिए काफी है। अगर तुम दिन में 6 लीटर पानी पी गए तो तुम्हारे शरीर के अंदर बाढ़ आ जाएगी, सारे दरवाजे खुल जाएंगे और तुम टपक जाओगे। अब मच्छर पूरे के पूरे 12 लाख मच्छर लगेंगे तुम्हारे शरीर का पूरा खून चूसने में और तुम्हारा गेम बजाने में। अब चाय जो तुम बड़े मजे के साथ अगर तुम थोड़े ग्रीन आलू भी खाओ तो 25 आलू में तुम्हारा काम तमाम हो जाएगा। और अगर ऐसे आलू खाते हो तो केवल एक ही आलू काफी है। कि मैक्रोन साहब से बस थोड़ा सा ही प्यार मिल रहा था इंडिया को, पर इंडिया ने मस्त फायदा उठाते हुए राफेल डील को ही फाइनल कर डाला। फ्रांस और भारत ने मिलकर 114 राफेल जेट्स को फाइनल किया। $39 बिलियन लगा रहा है इंडिया। 3,25,000 करोड़ रुपए, यानी लगभग 3,000 करोड़ का एक फाइटर जेट। भाई इंडिया बड़ा लीप मार रहा है। इसका प्रूफ ये है कि 3 लाख करोड़ इतना पैसा लास्ट 10 सालों में इंडिया के इसरो को भी नहीं मिला है। ये डील इंडिया के दुश्मन देशों को नर्वस इसलिए कर रहा है क्योंकि ये न्यूक्लियर वेपन भी कैरी कर सकता है। रेडार सबको कंफ्यूज कर सकता है स्पेक्ट्रा नामक टेक्नोलॉजी के जरिए, और इसका 80% मेड इन इंडिया ही हो रहा है। पर क्रिटिसिज्म इस बात पे मिल रहा है कि इसका जो सॉफ्टवेयर वाला पार्ट है, रेडार का सोर्स कोड, मिशन का सॉफ्टवेयर, फ्रांस की कंपनी डेसॉल्ट एविएशन नाम की है, वो कंट्रोल करती है। इंडिया और फ्रांस का रिश्ता ठीक रहना जरूरी है हमेशा, नहीं तो क्या पता है ना, फ्रांस वाले बोल देंगे ले हम तुम्हारा सॉफ्टवेयर ही डिसेबल कर रहे हैं। इन लोगों को ये बात पता नहीं है कि मोदी जी ने ट्रंप से बदला ले लिया चुपके में और जनता में किसी को पता भी नहीं चला। इंडिया के ऊपर अमेरिका टैरिफ 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 टैक्स 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 लगा रहा है। अभी हाल ही में क्या हुआ था वो सुनो। अभी 1 नवंबर से इंडिया ने अमेरिका के दाल पे 30% टैक्स बढ़ा दिया था। इसके बाद पता है क्या हुआ भाई क्या बोलूं आपको। डोनाल्ड ट्रंप के 2 ऑफिसर्स केविन और स्टीव ने उनको लिखा कि पता है इंडिया हमारे ऊपर टैरिफ लगा दिया, और ये बात न्यूज में कहीं आई नहीं, बस सिस्टम में उसको डाल दिया गया, यानी पब्लिसाइज नहीं किया गया। और लेटर में क्या लिखा भाई साहब उन्होंने कि ये अनफेयर है, आप 30% टैक्स कैसे लगा सकते हो। बातें देखो इनकी, खुद हर देश पे टैरिफ 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 कर रहे हैं और बस दालों पे 30% पे इतना भड़काऊ। बोले बबूलों को गुस्सा आ गया। यानी इंडिया ने यहाँ पे स्मार्ट तरीके से प्ले किया, पब्लिकली कुछ अनाउंस नहीं किया और ज्यादा नहीं बट थोड़ा सा बदला ले लिया गया। अभी भी वो एक्स्ट्रा टैक्स है और ये जरूरी इसलिए है क्योंकि इंडिया एक बहुत बड़ा दाल का पल्सेस का मार्केट। पौधे सांस लेते हैं, पर कहां से और कैसे? ऐसा कौन सा छेद जहां से ये सांस ले रहे हैं? देखो जैसे हम सांस लेते हैं और हमें जिंदा रहने के लिए ऑक्सीजन की जरूरत होती है, वैसे ही पौधे भी सांस लेते हैं और उन्हें जिंदा रहने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2 की जरूरत होती है, जो हम निकालते हैं, और पौधे CO2 लेके ऑक्सीजन निकालते हैं जिसकी जरूरत हमें है। और ऐसे ही भाईचारा चलता रहता है, भाईचारा ऑन टॉप। अब पौधे के अंदर CO2 से ऑक्सीजन बनने की प्रोसेस जितनी आसान दिखती है उतनी है नहीं, क्योंकि पौधे को सनलाइट, पानी और CO2 तीनों चाहिए होते हैं, तब जाके ऑक्सीजन और शुगर बनती है। शुगर तो पौधा अपने पास रख लेता है ताकि वो जिंदा रह पाए और ऑक्सीजन बाहर निकाल देता है, इसे फोटोसिंथेसिस बोलते हैं। अब इस पूरी प्रोसेस में मदद करता है एक छेद जो पौधे की पत्तियों पर होता है, इसे स्टोमेटा बोलते हैं। ये खुलता और बंद होता रहता है, इसी के जरिए CO2 पौधे के अंदर जाती है। यही वो छेद है जहाँ से पौधे सांस लेते हैं।